नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर देख रहे हैं दस्तक। शालीमार फिल्म का गीत था, आईना वही रहता है, चेहरे बदल जाते हैं। इसी सच्चाई को आज मानवाधिकार के साथ हम देखेंगे, जहां मानवाधिकार वही रहता है, बस जगह और दल अपने फायदे के अनुसार बदल जाते हैं। बीजेपी को कांग्रेस का मानवाधिकार राजनीतिक वोट की भूख लगता है। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी की मानवाधिकार की आवाज में राजनीति लगती है। मायावती भी प्रियंका गांधी की मानवाधिकार वाली आवाज को मौका परस्त बताती हैं। और इन सब के बीच खड़ा रह जाता है आम आदमी, अपने मानवाधिकार की रक्षा पर होती राजनीति को देखता हुआ। लखीमपुर में 4 किसान, एक पत्रकार समेत 8 लोगों की कुचलने से मृत्यु हो, या राजस्थान के 3 जिलों में दलितों की पिटाई और एक युवक की हत्या। क्या मानव के अधिकारों की रक्षा करने में राजनीति अलग अलग चश्मा पहनकर होती है? मानव अधिकारों से जुड़ा एक और पक्ष है जिसकी चर्चा मैं आज करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मंगलवार सुबह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना दिवस कार्यक्रम में मौजूद रहे। यहाँ से प्रधानमंत्री ने जो बात कही, उसे विपक्ष खासकर कांग्रेस पर तंज माना गया। कांग्रेस जो लखीमपुर मामले में मृतकों के परिजनों से मिलने के बाद किसान न्याय रैली सीधे प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कर चुकी है। मंगलवार को मृतक किसानों के लिए अंतिम अरदास में प्रियंका गांधी समेत दूसरे कांग्रेस नेता पहुंचते हैं। क्या लखीमपुर में मानवाधिकारों की बात करके लगातार सक्रिय कांग्रेस की राजनीति को ही प्रधानमंत्री ने चिन्हित करके ये 2 बड़ी बातें कही? हाल के वर्षों में मानवाधिकार की व्याख्या कुछ लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हितों को देखकर करने लगे हैं। एक ही प्रकार की किसी घटना में कुछ लोगों को मानव अधिकार का हनन दिखता है और वैसी ही किसी दूसरी घटना में इन्हीं लोगों को मानव अधिकार का हनन नहीं दिखता। इस प्रकार की मानसिकता भी मानव अधिकार को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। मानव अधिकार का बहुत ज्यादा हनन तब होता है जब उसे राजनीतिक रंग से देखा जाता है, राजनीतिक चश्मे से देखा जाता है, राजनीतिक नफा नुकसान के तराजू से तोला जाता है। इस तरह का सिलेक्टिव व्यवहार लोकतंत्र के लिए भी उतना ही नुकसानदायक है। हम देखते हैं कि ऐसे ही सिलेक्टिव व्यवहार करते हुए कुछ लोग मानव अधिकारों के हनन के नाम पर देश की छवि को भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोगों से भी देश को सतर्क रहना। प्रधानमंत्री के उठाए गए सवालों को भारत के नक्शे पर जाकर देखें तो पाएंगे कि मानवाधिकार पर अपना फायदा देखकर कायदा बनाने वाली राजनीति चारों तरफ है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से चुनावी हिंसा होती है। मानवाधिकार आयोग की टीम गंभीर रिपोर्ट देती है, लेकिन विपक्ष को यहाँ मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं दिखता। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अल्पसंख्यकों की पिटाई की घटनाएं आती हैं। कांग्रेस को मानवाधिकार दिखता है। बीजेपी अपने राज्य की घटना पर मानवाधिकार को लेकर चुप्पी साध लेती है। राजस्थान में किसानों पर लाठीचार्ज होता है। किसान नेता राकेश टिकैत को यूपी के किसानों का मानवाधिकार नजर आता है, लेकिन राजस्थान के किसानों का अधिकार धुंधला लगने लगता है। लखीमपुर की घटना पर महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन मानवाधिकार के नाम पर बंद कर आता है, लेकिन महाराष्ट्र के किसानों की खुदकुशी पर शिवसेना को अपने ही राज्य में किसानों का मानवाधिकार दिखना बंद हो जाता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की मृत्यु पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मानवाधिकार नजर नहीं आया, लेकिन यूपी के लखीमपुर के किसानों को मुआवजा बांटने के लिए मानवाधिकार की इंद्रियां सक्रिय हो गईं। पंजाब में वादा करके भी कर्ज माफी किसानों की पूरी कांग्रेस सरकार नहीं कर पाती, लेकिन यूपी के किसानों के मानवाधिकार की चिंता में मुख्यमंत्री चन्नी समेत पूरी सरकार लखीमपुर चली आती है। लखीमपुर सबसे ज्यादा मानवाधिकारों पर जो हमको है पसंद, वही बात करेंगे कि राजनीति का गवाह बनता है। लखीमपुर में मारे गए किसानों के अंतिम अरदास कार्यक्रम में प्रियंका गांधी पहुंचती हैं,
जहां उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से भी हजारों किसान आते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, आप इस देश की जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कैसा संदेश जा रहा है इस पूरे हादसे के बाद? जो आपकी सरकार, यहाँ की उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार, योगी आदित्यनाथ जी, आप यहाँ आए लखनऊ, आपने इस एक शब्द नहीं बोला इस पर। आपने इतना भी नहीं कहा कि अन्याय हुआ है इन लोगों के साथ, कि ये जो हुआ ये गलत हुआ, इतना भी नहीं कहा। अब आप क्या मैसेज दे रहे हैं? जिस बीजेपी के नेता लखीमपुर में मारे गए किसानों पर गुपचुप हो जाते हैं, वो जरूर पूछते हैं कि राजस्थान के जालौर में क्यों नहीं कांग्रेस नेता गए, जहां दलित युवक को मंदिर जाते वक्त दबंगों ने पीटा। बीजेपी पूछती है क्यों नहीं कांग्रेस नेताओं का मानवाधिकार पाली जिले में दलित महिला को सरेआम दबंगों के हाथों पीटने के बाद जागा। हनुमानगढ़ में तो दबंगों ने दलित युवक को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। अब एक दूसरे के जागे हुए मानवाधिकारों को सवालों के कटघरे में दोनों दल खड़ा करते हैं। कांग्रेस पार्टी को राजस्थान के दलितों पे हो रहे अत्याचार से कोई वोट का फायदा नहीं होने वाला है। वहां वोट का नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी का। इस कारण से वहां के दलितों का अधिकार नहीं है उस विषय पर चुप्पी साधना, किंतु दूसरे राज्यों में जाकर के वहां एनार्की, अनरेस्ट और वहां पर सड़क पर लड़ाई करने का प्रयास करना, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र बन चुका है। बिना मतलब कंपेयर करते हैं। बार बार कहते प्रियंका गांधी जी को, राहुल गांधी को राजस्थान में क्यों नहीं आना चाहिए? राजस्थान में सरकार हमारी है। आप राजनाथ सिंह जी को कहो, आप अमित शाह जी को कहो, वो आके देखें यहाँ पर, वो गृह मंत्री हैं। विपक्ष की सरकारें जहाँ हैं, यह सरकारें सत्ता पक्ष की है। खुद मुख्यमंत्री भी वैसे अपने ही राज्य में दलितों से हुई हिंसा के बाद उनके परिजनों से मिलने अब तक नहीं गए, जो विपक्ष के नेताओं को न्योता देते हैं। कुल मिलाकर मानवाधिकार को भी हर दल ने अपने हिसाब से खांचे में बांटा है। वोटों का फायदा देखकर दलों का मानवाधिकार जागता है, सियासी घाटा देखकर हर दल का मानवाधिकार सो जाता है। लखीमपुर से संतोष कुमार के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक। दस्तक की इस रिपोर्ट को देखने से पहले एक सवाल सोचिए। हमारा सवाल ये कि क्या राजनीति में कभी नेताओं को पोस्टर लगाकर ये वोट मांगते आपने देखा है कि कोई गैर हिंदू मुझे या मेरे दल को वोट ना दे? अगर नहीं देखा तो फिर किसी धार्मिक संगठन को गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के आने पर प्रतिबंध लगाने वाली इजाजत कैसे मिल सकती है? मध्य प्रदेश की यह कहानी है जहां जनता को मिले अधिकार आईने की तरह रह जाते हैं, तोड़ने वाले बदलते रहते हैं। मां दुर्गा के हाथों वध के बाद महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति पर खुशी में नाचे लोगों का नृत्य ही कहते हैं बाद में माता के पंडालों में गरबा के तौर पर पहचाना जाता है। उसी गरबा को लेकर अब खुशियों के रंग से ज्यादा विवाद सामने आने लगे हैं। ये मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की तस्वीरें, जहां नवरात्रि के दौरान गरबा पंडालों के बाहर विश्व हिंदू परिषद के लोग ऐसे पोस्टर लेकर खड़े होते हैं। लिखा है गैर हिंदू का गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित है। जो हिंदू नहीं उन्हें गरबा खेलने आने से रोकने वाले इन पोस्टर को दावा है 50 से ज्यादा जगह रतलाम में लगाया गया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। रतलाम में अलकापुरी का गरबा पंडाल, वही पोस्टर, लिखा हुआ गैर हिंदू का गरबा प्रांगण में प्रवेश वर्जित। भीतर भी वही पोस्टर टंगा है। रतलाम में एक और पोस्टर, ये चौथा पोस्टर। यहाँ भी गरबा खेलने वाले कार्यक्रम में जो हिंदू नहीं उसका आना मना है। ऐसे पोस्टर क्यों लगाए गए? विश्व हिंदू परिषद के लोगों से इसका जवाब पहले सुनिए। कभी कोई नाम बदल के आता है, कभी किस रूप में आता है और हिंदू बहन बेटों को बहला फुसलाकर धर्मांतरण करवाता है और उन्हें धोखे में रखा जाता है। उनको रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार के द्वारा एक मुहिम छिड़ी गई है, जिसमें सभी गरबा पंडालों में एक बैनर लगाया गया है कि उसमें गैर हिंदू जो हैं उनका प्रवेश वर्जित है। तो उनके धर्म में बुत परस्ती
गुनाह है, हम तो उनको जानकारी दे रहे हैं कि अगर उनके धर्म में बुत प्रस्ती गुनाह है तो फिर वो हिंदू जब लड़की गरबा करे तो फिर वो यहाँ पर क्यों आए। और आपने देखा कि इतिहास में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया है पहले भी, तो उनको इतना प्रेम है, अगर उनको इतना प्रेम है गरबे देखने में करने में, तो फिर अपने घर की महिलाओं को, बहन बेटियों को क्यों नहीं भेजते। क्या ऐसे पोस्टर किसी तरह के विवाद को जन्म नहीं देते? क्या धर्म के नाम पर रोक टोक करने वाले, धर्म के नाम पर चिन्हित करके कटघरे में खड़ा करने वाले पोस्टर से सामाजिक भेदभाव नहीं फैलेगा? क्या कोई धार्मिक संगठन ऐसे पोस्टर लगाकर किसी को रोक सकता है? आपने देखा है जम्मू कश्मीर में जिन शिक्षकों को मारा आईडी देखकर, हिंदू देखकर मारा है, तो क्या हम आईडी देखकर उनको रोक नहीं सकते गरबा प्रांगण में आने से? एक खास धर्म के लोगों की आतंक से तुलना करते हुए विश्व हिंदू परिषद के जिले के नेता क्या खुद ऐसे फैसले ले सकते हैं? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी है? मीडिया के माध्यम से पता चला हम लोगों को कि इस तरह के कोई पोस्टर लगाए हैं। इसमें जो पंडाल संचालक हैं उनसे बातचीत करते उनको किसी प्रकार की आपत्ति होना नहीं पाया गया है। हालांकि अभी तक किसी भी व्यक्ति ने इस पे कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। जब तक कोई आपत्ति न उठाए प्रशासन हाथ हिलाने को तैयार नहीं, भले ऐसे पोस्टर लगाने से सामाजिक दरारें पैदा हो। ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं कि जो भी असामाजिक तत्व हो सिर्फ उन्हें ही रोका जाए, न कि गैर हिंदू के नाम का पोस्टर लगाकर किसी धर्म को टारगेट किए जाने की छूट दी जाए, जैसे आरोप है कि इंदौर में छूट दी गई। कल एक घटना हुई है मेरे परिवार के साथ, मेरे भतीजे के साथ, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ता था। कल वहां पे उनकी कॉलेज की ओर से गरबा आयोजन रखा गया था और हमारे बच्चों को इनवाइट किया गया था। वहां पर रात में कुछ गैर सामाजिक तत्व के लोग पहुंचते हैं और वहां उनको पकड़ के थाने में बंद कर दिया जाता है, यह कहकर कि आप लोग लव जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस वायरल वीडियो के पीछे कहानी ये है, इंदौर के ऑक्सफोर्ड कॉलेज में गरबा कार्यक्रम का आयोजन होता है। तभी बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे। कॉलेज में चलते गरबा से कुछ लोगों को बजरंग दल के कार्यकर्ता पकड़कर ले जाते दिखे। कोई सा भी हो, कहीं का भी हो, एक और कहाँ हो उसको किसी को अंदर से पकड़ा, किसी को प्रोग्राम से बाहर आते हुए। हाँ चलो 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 तुम चलो, पहले सब आएंगे अभी। अरे अंदर हो, कहाँ पर टीम? अरे और अंदर लो जी आदि हो। दावा हुआ कि इंदौर के कॉलेज में बजरंग दल के लोगों ने गैर हिंदुओं को पहचान कर उन्हें लव जिहाद फैलाने के आरोप में खुद पकड़ा और फिर पुलिस को सौंप दिया। वहाँ पे लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में मुस्लिम समुदाय के लोग थे और सभी हिंदू बहन वहाँ पे कमर्शियल गरबे के उसमें आमंत्रित किया गया था। और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं इस आयोजन के माध्यम से लव जिहाद को बढ़ावा मिल गया है। आरोपी के परिजन कहते हैं कि उनके बच्चे छात्र हैं, कॉलेज में गरबा आयोजक ने ही उन्हें बुलाया था। सवाल उठता है कि बजरंग दल वालों को कैसे पता चला कि गैर हिंदू लोग यहाँ लव जिहाद ही करने आए? क्या प्रशासन ने इस बात की तस्दीक की? अभी जब पूरी जांच हो जाएगी तो मैं उसमें स्पष्ट रूप से आपको बताऊंगा, लेकिन तत्काल उस समय जब ये एकदम जो अनुमति से ज़्यादा लोग वहाँ पे आ गए थे, तो साथ ही कुछ संदिग्ध लोगों का भी उसमें पता लगा था, तो उनके खिलाफ भी जो भी नियमानुसार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा सकती थी वो की गई। से ज्यादा लोगों को बुलाने का केस आयोजक पर दर्ज किया, कोविड गाइडलाइंस तोड़ने का भी केस दर्ज हुआ, लेकिन लव जिहाद के आरोपों पर प्रशासन की चुप्पी है। रतलाम से विजय मीणा के साथ धर्मेंद्र शर्मा, इंदौर आज तक। विचारों का आईना वही रहता है, बस नेता बदल जाते हैं। आइए हम आपको बिहार लेकर चलते हैं, देखते हैं जयप्रकाश नारायण जेपी के विचारों से निकली राजनीति में अब कहां खड़े हैं हमारे जनप्रतिनिधि। जो पदयात्रा भी करते हैं तो मिनरल वाटर पहले सड़क पर आगे छिड़का जाता है। ये पैर पाकीज़ा में राजकुमार देख लेते तो अब कहते कि ये पैर जमीन पर मत रखिएगा, जल जाएंगे नेताजी। नेताजी है लालू के लाल तेज प्रताप यादव,
जो जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सोमवार को 2.5 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले तो पता चला मिनरल वाटर से कार्यकर्ता सड़क को सींचते रहे ताकि जेपी के विचारों के पद चिन्हों पर चलकर जो लालू प्रसाद यादव आगे बढ़े उनके सुपुत्र तेज प्रताप के पैर पदयात्रा में कहीं जल न जाएं। कवि अदम गोंडवी ने लिखा था, एक जनसेवक को दुनिया में अदम क्या चाहिए, 4-6 चमचे रहे, माइक रहे, माला रहे। इसीलिए तेज प्रताप पटना में जनशक्ति यात्रा निकालते हैं तो 2 समर्थक उनके पानी ही नेताजी की पदयात्रा के रास्ते पर डालते हैं। आगे एक समर्थक भरी बोतल लेकर तैयार खड़ा रहता है तेज प्रताप के पैरों को सड़क की गर्मी के तेज से जलने को बचाने के लिए, पानी डालने के लिए। और मुद्दा पूछो तो जवाब है, मुद्दा हमारा संपूर्ण क्रांति में जो जयप्रकाश जी ने जो देने का काम किया था, शिक्षा आप देख लीजिए कि बिहार की पूरे तरीके से चौपट हो चुकी है। शिक्षा, भ्रष्टाचार उसी तरीके से बिना घूस के काम नहीं हो रहा। यूं तो घर की लड़ाई में भी पानी डालने की तेज प्रताप की जरूरत है, जहां तेज प्रताप ही रह रहकर विवाद की आग भड़का देते हैं। जिस बिहार में साफ पानी सबको मुनासिब नहीं, वहां तेज प्रताप की पदयात्रा में बिछकर पानी समर्थक डालते रहे और फिर कुछ देर में यूं मिनरल वाटर से सींची गई सड़क पर लालू के लाल की जनशक्ति यात्रा संपूर्ण हो गई। रोहित सिंह, पटना, आज तक। आईना बेरोजगारी का भी हर राज्य में है, बस राज्यों की सरकार बदल जाती, समस्या जस की तस रह जाती है। हरियाणा के बाद बेरोजगारी दर में देश में नंबर 2 पर चल रहा राजस्थान भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में सबसे आगे चल रहा है। एक और परीक्षा ईमानदारी से न कराए जाने के कटघरे में खड़ी हो गई। बंद करो भाई, बंद करो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जूनियर इंजीनियर, सब इंस्पेक्टर, अब तो यह स्पष्ट है, रीट और अब असिस्टेंट प्रोफेसर। बिना विवाद कोई परीक्षा नहीं होती। या तो पेपर लीक करके नौजवान से मजाक होता है या पेपर बनाने में ही धांधली करके। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा शुरू की। 16,000 छात्र परीक्षा देते हैं। जयपुर में संवाददाता शरद कुमार एक प्रतियोगी छात्र मोहन चौधरी से मिलते हैं, जिनका दावा है जोधपुर यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर और कोचिंग चलाने वाले उस प्रोफेसर के एक स्टूडेंट की किताब से ही परीक्षा के 70% सवाल पूछ दिए गए। दावा यह कि यह किताब एग्जाम का सिलेबस सिर्फ 30% कवर करती है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती पेपर का 70% सवाल इसी एक किताब से पूछ लिया गया। 2 पेपर के 148 सवालों के एक खास गाइड से आने पर अब विवाद उठता है। आप खुद 77 नंबर का सवाल देखिए और किताब में पूछा गया सवाल। ऐसे तमाम उदाहरण मोहन चौधरी दिखाते हैं। यह हालत तब है जबकि हाईकोर्ट ने 2012 में गाइड से सवाल पूछने पर भर्ती परीक्षा रद्द करने की बात कही थी। गाइड के एक ही पेज पर 6 क्वेश्चन, 5-5, 6 क्वेश्चन कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, सीरियल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी बात यह कि सर जिसने भी पेपर सेट किया है, आरपीएससी ने जिससे भी पेपर सेट करवाया है, उसकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी एक सवाल उठता है। छात्र सड़क पर है। अब बीजेपी भी छात्रों के समर्थन में उतरी। जयपुर में पुलिस और बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। रीट परीक्षा में पेपर लीक के मामले को लेकर देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पुलिस और जो बीजेपी युवा मोर्चा के नेता हैं उनमें धक्का मुक्की हो रही है। इस तरह से वो लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर कांग्रेस के नेता मौन व्रत रखे हुए हैं। पेपर लीक को लेकर यहां पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया है जयपुर में। नकल हुई तो साफ तौर पर शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए और राजस्थान के मुख्यमंत्री को सीबीआई जांच के लिए प्रस्तुत होना चाहिए। इससे पहले रीट यानी राजस्थान में शिक्षकों की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी बत्तीलाल मीणा तो पकड़ा गया। 18 लोगों को पेपर बेचने की बात सामने आई,
40 लाख का दावा है सौदा हुआ, वो 18 सभी फरार हैं। लेकिन ये पता होना बाकी है कि पेपर मीरालाल तक कैसे पहुंचे। अनुसंधान इस दिशा में चल रहा है कि बत्तीलाल को किससे ये क्वेश्चन पेपर मिला, उन लोगों को फिर क्वेश्चन पेपर किससे मिला। तो जब तक हम अंतिम कड़ी तक नहीं पहुंचेंगे तब तक इस विषय में कुछ भी कहना अभी उचित नहीं। परीक्षा पेपर लीक मामले में 25 लाख से ज्यादा छात्रों के भविष्य का सवाल है, मगर सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। आरोपी बत्तीलाल मीणा गिरफ्तार हो गया है, मगर सरकार की तरफ से या फिर इसकी जांच कर रही स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि बत्तीलाल मीणा के पास ये पेपर कैसे आया था, कौन कौन से लोग इस रैकेट में शामिल हैं और कहां कहां तक ये पेपर पहुंचा था। इसके अलावा भी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें जिस तरह की अनियमितताएं सामने आ रही है, निश्चित रूप से गहलोत सरकार कटघरे में खड़ा होती है। कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। दिल्ली को त्योहारों से पहले दहलाने की साजिश का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली पुलिस की एक पाकिस्तानी आतंकवादी को पकड़ने में सफलता मिली और दिल्ली पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इस आतंकवादी का नाम है मोहम्मद अशरफ अली, जिसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने ट्रेनिंग देकर भारत में भेजा है। चिंता की सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 10 सालों से यह भारत में रह रहा था। 40 साल से ज्यादा उम्र का यह पाकिस्तानी आतंकवादी पंजाब प्रांत का रहने वाला है और जहां ISI ने इसे आतंक की ट्रेनिंग दी और फिर इसे बांग्लादेश भेजा। देखिए किस तरह से बांग्लादेश पाकिस्तान से ये बांग्लादेश आया, जहां से सिलीगुड़ी के रास्ते भारत में इसे दाखिल करवाया गया। इसके बाद ये बिहार गया और फिर वहां बिहार में इसने एक फर्जी दस्तावेज से पहचान पत्र बनवाया और ये 10 सालों तक भारत में रहता रहा। उसके बाद ये दिल्ली आ गया। देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने के लिए दिल्ली पर आया, दिल्ली आ गया और इस आतंकवादी को हथियार मिल चुके थे। बस ये पाकिस्तान में बैठे अपने हैंडलर, अपने आका के इशारे का इंतजार कर रहा था और तभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे गिरफ्तार कर लिया, वरना बहुत बड़ी साजिश हो जाती हमारे खिलाफ। आप देखिए यहाँ पे गाड़ी में आपको वो सफेद कुर्ते पजामे में नजर आएगा, ये पीछे की तरफ बैठा हुआ है। सफेद रंग के कुर्ते पायजामे में बैठे इस आतंकवादी को देखिए, गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे इस पाकिस्तानी को देखिए, ये अशरफ अली है, वो आतंकवादी जो आम भारतीयों के भेष में ISI का एजेंट है। पाकिस्तान का वो मोहरा है जिसके इरादे त्योहार से पहले दिल्ली को दहलाने के थे। दशहरे से पहले आतंकी साजिश नाकाम, दिल्ली से ISI का स्लीपर सेल गिरफ्तार, त्योहार से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश बेपर्दा। फेस्टिव सीजन है तो हम सेफली इन्फर कर सकते हैं कि ये कोई ना कोई टेरर एक्टिविटीज को अंजाम देने वाले थे। अभी ये इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की। सारे देश की तरह दिल्ली में भी नवरात्रि के त्योहार की धूम है। दशहरे की तैयारी चल रही है, लोग रावण दहन देखने का प्रोग्राम बना रहे हैं। कोरोना के कहर और उसकी बंदिशों से मिले ब्रेक से जनता राहत महसूस कर रही है। इसीलिए इस बार का दशहरा हो या फिर दिवाली सभी के लिए बहुत खास है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि ISI ने दशहरे और दिवाली के जश्न को मातम में बदलने की इस बार पूरी प्लानिंग कर ली थी, जिसके लिए उसने अपने स्लीपर सेल को एक्टिव कर दिया था। इस वक्त हम मौजूद हैं पटियाला हाउस कोर्ट पे और आप ये देखिए पाकिस्तानी अशरफ अली को लेकर के दिल्ली पुलिस की टीम अब कोर्ट से बाहर आ रही है। दरअसल जब पुलिस की टीम यहाँ पहुंची तो उन्होंने 14 दिन की रिमांड की मांग की। दरअसल पुलिस ने ये बोला कि ये पिछले 15 सालों से करीब हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पे रह रहा है, वो सारी जानकारी लेनी है, सारी डिटेल निकालनी है, किन लोगों के संपर्क में था ये पता करना है, क्या टास्क दिए गए थे ये पता करना है और ये सारी जानकारियों के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की थी। पकड़े आतंकवादी की शिनाख्त मोहम्मद अशरफ अली के रूप में हुई है, जो दिल्ली के लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क से पकड़ा गया। मोहम्मद अशरफ दिल्ली में अली अहमद नूरी के फर्जी नाम से रहता था। फर्जी दस्तावेजों के जरिए उसने बाकायदा पहचान पत्र भी बनवा लिया था। अशरफ अली को सोमवार रात 9:20 पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। उसके पास से फर्जी ID के अलावा 2 मोबाइल फोन भी मिले। एक पाकिस्तानी नेशनल को कल स्पेशल सेल की एक टीम ने अरेस्ट किया है
इस टीम को सुपरवाइज ललित नेगी और हृदय भूषण एसीपीज कर रहे थे। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले एक डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। ये सारे हथियार इस आतंकवादी ने कालिंदी कुंज के पास यमुना किनारे बालू के नीचे दबा रखे थे। ये देखिए, लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क की वही गली है जहां से ये आतंकवादी गिरफ्तार हुआ। दिल्ली पुलिस का कहना है कि स्लीपर सेल के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI त्योहारों पर दिल्ली के बड़े बाजारों को निशाना बनाने वाली थी। इस वक्त हम दिल्ली के रमेश पार्क इलाके में मौजूद हैं। दरअसल ये गली नंबर 10 है, यहीं पर एक घर है जहां से इस आतंकवादी को पकड़ा गया है। सेल का कहना है कि इसके पास से AK-47 राइफल्स, इसके अलावा गोला बारूद इसके पास से बरामद हुआ है और ये कालिंदीकुंज इलाके से बरामद हुआ है। ये यहाँ पर रह रहा था और अली नाम का एक और इसने फर्जी आई कार्ड बना रखा था जिस पर नाम अली लिखा हुआ था, वो तुर्कमान गेट का एड्रेस था, वो भी पुलिस को पता चला है। जांच की जा रही है, सेल के अधिकारी लगातार मौके पर मौजूद है और जांच कर रहे हैं। इसी गली में ये बताते हैं घर है जहां पर अभी भी रेड चल रही है स्पेशल सेल के अधिकारियों की, जहां पर ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आतंकी अशरफ अली पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। अशरफ अली को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने भारत में आतंकी हमले के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी थी। इसे बांग्लादेश के रास्ते भारत भेजा गया। ये सिलीगुड़ी से भारत में दाखिल हुआ था। बिहार में इसने फेक ID बनवाए थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आज से 15 साल पहले ये भारत आया और तब से अलग अलग ठिकानों पर छिपकर रह रहा था। ये पाकिस्तान में नरोवाल एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ का रहने वाला है। ये इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। इसका 2 भाई हैं इसके और इसकी 3 सिस्टर्स हैं। तो ये 2000 के बाद में 2004-05 के आसपास के करीब ये पाकिस्तान से निकला है। नासिर एक पाकिस्तान का ऑफिशियल है कोई जो इसको पता है कि कोई पाकिस्तानी ISI ऑफिशियल है जिसने उसको रिक्रूट किया था और इसका हैंडलर है। स्पेशल सेल ने बताया कि मोहम्मद अशरफ अली ने गाजियाबाद की एक लड़की से शादी भी की थी। 40 साल का ये आतंकवादी दिल्ली NCR में पीर मौलाना बनकर झाड़ फूक का काम भी करता था। पाकिस्तानी आतंकवादी ने सबसे पहले बिहार की एक फेक ID बनवाई, उससे फिर बाकी के कागजात बनवाने में मदद मिली। पिछले 10 सालों के दौरान इसने कई सारी अलग अलग ID बना ली थी। ISI की तरफ से भी इसे हमले के लिए हथियार मिल चुके थे। फिलहाल ये सही मौके और अपने आकाओं के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहा था। ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्सिव एक्टिविटीज के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसने इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है। उनको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट्स का। और अभी फिलहाल में इसका इरादा जो उसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। दिल्ली पुलिस लगातार चौकन्नी है और कई अलर्ट भी जारी किए गए थे। इसी सिलसिले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। अशरफ नाम का ये आतंकवादी पाकिस्तान के पंजाब का बताया जा रहा है, जिसे स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है और ये भी बताया जा रहा है कि वो नेपाल के रास्ते दिल्ली आया था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अशरफ ने लक्ष्मी नगर में अपना ठिकाना बेहद सोच समझकर बनाया था, क्योंकि लक्ष्मी नगर से दिल्ली के VVIP इलाके यमुना के एक पुल भर की दूरी पर हैं। ITO के पास ही लुटेंस के इस इलाके में जहां प्रधानमंत्री समेत सभी सांसद और VVIP रहते हैं, ये सब इलाके लक्ष्मी नगर से कुछ ही मिनटों की दूरी पर हैं। दिल्ली पुलिस से बचने के लिए इस आतंकवादी ने लक्ष्मी नगर के अलावा अपने 2 ठिकाने दिल्ली में बनाए थे, लेकिन इसकी सारी कोशिशों को दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया। अब सुरक्षा एजेंसी से लगातार पूछताछ कर रही है। तंसीम हैदर और हिमांशु मिश्रा के साथ श्रेया चटर्जी, दिल्ली, आज तक। पाकिस्तानी आतंकवादी अशरफ अली के पकड़े जाने के बाद दिल्ली में सुरक्षा काफी बढ़ा दी गई है। दशहरे और दिवाली से पहले बाजार में भीड़ को देखते हुए पुलिस एहतियात बरत रही है और इसका कारण भी है। आज से 16 साल पहले, दिवाली से 2 दिन पहले दिल्ली में भयानक आतंकवादी हमला हुआ था। उसकी बुरी यादें सभी के मस्तिष्क में अभी भी ताजा हैं और इसीलिए दिल्ली में दिल्ली पुलिस सुरक्षा पुख्ता करने की हर संभव कोशिश कर रही है। बॉर्डर
सीमाओं पर घुसपैठ करने वाले आतंकवादियों को ढूंढकर मारना आसान होता है, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल होता है देश के अंदर रहकर साजिश रचने वालों का खात्मा करना, जो अदृश्य होकर वार करते हैं। आतंक के सबसे खतरनाक हथियार का नाम स्लीपर सेल होता है, जो आम लोगों के साथ रहते हुए दुश्मन मुल्क के मोहरे के तौर पर काम करते हैं। अशरफ अली भी यही कर रहा था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि वो पिछले 15 सालों में जम्मू, उधमपुर, अजमेर, गाजियाबाद और दिल्ली में बड़े आराम से फर्जी दस्तावेज के सहारे भारत में रहकर पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था। ये अजमेर भी रहा है, ये दिल्ली रहा है, ये वैशाली गाजियाबाद रहा है, ये जम्मू रहा है, ये कुछ पार्ट टाइम के लिए उधमनगर कश्मीर में वहाँ भी रहा है। तो ये जगह बदलता रहा है। इस समय जो पकड़ा है आपने तो अभी भी इसने दिल्ली में अभी हाल में भी इसके 2 ठिकाने मिले हैं हमें। एक ठिकाना इसका मिला है वॉल्ट सिटी में और एक ठिकाना हमें लक्ष्मी नगर के एरिया में मिला। सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए इस आतंकवादी ने दिल्ली में भी 2 ठिकाने बना रखे थे, लेकिन वो इस बात का खास ख्याल रखता था कि जहाँ से भी वो शिफ्ट हो वहाँ कभी दोबारा न फटके। जी मैडम, जी देखा था। कब, कितने साल? तकरीबन मैडम 15 साल पहले देखा था। 15 साल पहले जी। और ये आए थे, उसके बाद कोई मदद आप लोगों से इन्होंने मांगी? जी मैडम, इन्होंने काफ़ी टाइम पहले हमारे किसी जानने वाले के साथ आए थे, तो इन्होंने कहा कि मैं रमेश पार्क में काम करता हूँ लक्ष्मी नगर की तरफ, तो मुझे किराए पे कमरा चाहिए था। तो पापा ने इन्हें किराए पे कमरा वगैरह दिया था और उसके बाद इन्होंने थोड़ी मदद मांगी थी मेरे पास किसी चीज़ में डॉक्यूमेंट लगाना है, तो उसमें जो है मेरे को आधार कार्ड की ज़रूरत है, तो पापा ने वो दे दिया था अपना, पता नहीं अब क्या सबूत प्रूफ दिया था, बनवा दिया था मगर इनका आधार कार्ड। स्लीपर सेल से जुड़ा सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि उन्हें पहचानना आसान नहीं होता। वो अपने पीछे कोई सुराग नहीं छोड़ते, उन्हें बस अपने हैंडलर से मतलब होता है, जिसका ऑर्डर मिलते ही हमले की तैयारी शुरू कर दी जाती है। दिल्ली में पकड़ा गया आतंकवादी भी ऐसा ही है। तो इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग की थी, जिसका कोड नेम नासिर था, और जी, और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहाँ जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे, वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था। उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन देके जाएगा, कौन नहीं देके जाएगा। इसी तरह से जब ये पास में मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से उसके पास आती थी। लोन वुल्फ अटैक ये आतंकियों का वो हथियार है जिसमें एक अकेला शख्स भीड़ भाड़ वाली जगह पर पहुंचता है और अकेले ही ज्यादा से ज्यादा जान माल का नुकसान करता है और दहशत पैदा करता है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक लोन वुल्फ अटैक की कई वारदातें सामने आ चुकी हैं, जिसमें आतंकवादी कभी ट्रक तो कभी चाकू से हमला करने में कामयाब हो गए। अटैक की साजिश का खुलासा करना खुफिया एजेंसियों के लिए काफी मुश्किल भरा काम होता है। एक तो इसमें ज्यादा लोग शामिल नहीं होते, दूसरा साजिश में बहुत ज़्यादा लोग शामिल न होने की वजह से पुलिस तक इसकी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इसमें बजट भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। यही वजह है कि पुलिस साजिश करता और पूरी साजिश के बारे में खुलासा नहीं कर पाती। दिल्ली से आतंकवादी अशरफ अली के गिरफ्तार होने के बाद राजधानी दिल्ली में जबरदस्त अलर्ट है। साउथ वेस्ट दिल्ली डीसीपी ने आज ऑपरेशन सतर्क अभियान की शुरुआत भी कर दी। इसके बाद सरोजनी नगर मार्केट में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों और दिल्ली पुलिस के जवानों ने एक साथ पेट्रोलिंग की, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। दिल्ली में कुछ महत्वपूर्ण मार्केट हैं, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, करोल बाग, इन सभी को देखते हुए दिल्ली पुलिस सतर्क और सख्त। दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।